हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं देवाशीष। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपका क्या है, इसके कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कैसे आप इससे डायग्नोस करोगे। देन फाइनली हम देखेंगे यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट एंड मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, कैसे इसका मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, नर्सिंग का इसमें क्या रोल होता है इसको मैनेज करने में। तो फर्स्ट यदि यहाँ पर बात की जाए मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, मीन्स आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या होना, एसिड का अमाउंट, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगना, एसिड का लेवल ज़्यादा होना। क्यों ये हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है आपका प्रोडक्शन का इंक्रीज हो जाना आपके ब्लड में और आपके फ्लूइड में, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाना उस रीज़न से हो सकता है, या फिर आपका एलिमिनेशन कम होना, राइट। या तो इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाना या फिर उसका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स आपकी बॉडी से बाहर निकालना, जैसे किडनी हो गया, आपका स्किन हो गया, लंग्स हो गया। तो इनसे क्या होना, बॉडी से कम बाहर निकलना एक रीजन ये भी हो सकता है। और ये आपका डिपेंड करता है कंप्लीट आपका किसके बेसिस पे, लॉस ऑफ बाई कार्बोनेट आयन के। तो इसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन का ज्यादा बढ़ेगा तो इसका पीएच क्या होगा, लो होगा। और आपका टू मच, बहुत ज्यादा आपका एसिड का अमाउंट इसके अंदर बढ़ जाएगा, आपके एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड किस रीजन से हो सकता है, आपका किडनी है जो प्रॉपर तरीके से इनफ मात्रा में एसिड का रिमूव नहीं कर पा रही है, उस रीजन से हो सकता है आपकी किडनी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, दैट्स वाई इसका एसिड का अमाउंट आपके फ्लूइड के अंदर एक्सेसिव हो सकता है, राइट। बॉडी एंड डिफ्रेंशिएट बाई कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब बॉडी क्या कर रही है, आपका डिफरेंस डेफिशिएंट आपका बाइकार्बोनेट हो रहा है, बाइकार्बोनेट की वजह से भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट आपका लॉस होना है या बाइकार्बोनेट का डेफिशिएट होना, उस रीजन की वजह से भी आपको हो सकता है। कॉज बाय अंडरलाइंग नॉन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या आपको अंडरलाइंग नॉन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की रीजन से भी ये हो सकता है बाइकार्बोनेट कम होना, राइट। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, एक कंडीशन है जिसमें एसिड का अमाउंट आपके फ्लूइड के अंदर एक्सेसिव हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा होना। किस रीजन से हो सकता है, आपका इंक्रीज या तो प्रोडक्शन हो रहा हो, उसकी वजह से प्रोडक्शन ही ज्यादा हो रहा हो एसिड का, या फिर हो सकता है कि आपका किडनी का प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रही हो, आपकी किडनी एलिमिनेट नहीं कर पा रही हो एसिड, उस रीजन से भी आपको हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का बहुत ही कम अमाउंट बचा ना, इस रीजन की वजह से भी हो सकता है। अभी हम इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, क्या क्या इसके कॉजेस होते हैं उसके बारे में। तो अभी हम कॉजेस के बारे में देख लेते हैं, क्या इसका कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर होते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहला आ जाएगा किडनी डिसफंक्शन, आपका किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं होना, किडनी का फंक्शन इम्बैलेंस हो जाना। इम्पेयर रीनल फंक्शन कैन लीड टू डिक्रीज एक्सर्शन ऑफ द एसिड, राइट। आपकी किडनी का फंक्शन गड़बड़ हो गया, किडनी के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो डिक्रीज हो गया आपका, मतलब आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू एसिड का बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो आपके एक्यूमुलेट हो रहा है आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्लड में, आपके फ्लूइड में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, इसका पीएच जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इसका कम हो, राइट। तो लो पीएच हो जाना आया समझ। अभी हम देखेंगे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक डायबिटीज की कंडीशन है, डीके शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इससे कॉमन कॉज ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कीटो एसिडोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के अंदर कीटो एसिडोसिस का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, तो ऑब्वियसली बात है एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस यहाँ पर होने वाला है। फिर आता है हमारा लैक्टिक एसिडोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम टिश्यू हाइपोक्सिया, ऑफन सीन इन शॉक और सेप्सिस। अब ऐसा पेशेंट, ऐसा पर्सन जो शॉक में चला गया हो या जो सेप्सिस में चला गया हो, तो उसमें क्या होता है, टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया मीन्स उसके जो टिश्यू है और ऑर्गन, टिश्यू से मिलकर हमारा ऑर्गन बना है, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन। तो टिश्यू में पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना, जैसे उसको 100% चाहिए थी तो 100 में से 50-60% ही वहां पर ऑक्सीजन जा रहा है, जिसकी वजह से आपके सेल्स और टिश्यू में कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनका वर्किंग कम हो रहा है, उसका फर्स्ट फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, अल्ट्रेशन हो रहा है, उस रीजन की वजह से भी आपको ये हो सकता है।
अनदर आ जाएगा आपका टॉक्सिक इंजेक्शन, कुछ आपने टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक सब्सटेंस उसको खा लिया हो, उसको ले लिया हो, जैसे हो गया आपका मेथेनॉल, इथाइनिल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड सैलिसैलेट कैन लीड टू एसिडोसिस, राइट। कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल आपने लिए हो, जैसे मेथेनॉल हो गया, इथाइलिन हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, सैलिसैलेट्स हो गया, कैन लीड टू एसिडोसिस। ये यदि आपने इंजेक्शन लिया हो टॉक्सिक का ड्रग का, तब भी आपको हो सकता है। सीवियर डायरिया की कंडीशन में भी हो सकता है लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट थ्रू जीआई ट्रैक। क्यों? क्योंकि आपका बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है किससे? आपके जीआई ट्रैक से। तो इस रीजन की वजह से भी यहाँ पर ये हो सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन। रैपिड रेस्पिरेटरी जब भी कंपेंसेट हो रहा है तो आपको क्या होगा? रैपिड डीप ब्रीथ, है ना, बहुत ज्यादा आपको रैपिड और आपको डीप ब्रीथ हो गया। जैसे आप वही एक बार में आप कितना 500 ml ले रहे थे, पर उससे आप ज्यादा लेने लग जाओगे, आपकी एकदम डीप ब्रीथ होगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लोगे और बहुत ज्यादा रिलीज करोगे, राइट। तो इस डिसीज को, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? कुसमाउल रेस्पिरेशन, राइट, वो हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। टू डिक्रीज CO2 लेवल, अब इसमें क्या हो रहा है? आपका CO2 का लेवल जो है डिक्रीज हो रहा है, बॉडी क्या करती है? उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए डीप ब्रीथ लेने लगते हैं ना, मतलब उसकी कमी को पूरा करना, उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो क्या कर रही है? ज्यादा डीप ब्रीथ ले रही है, एक्सेसिव में मतलब ब्रीथ ले रही है ना। तो ये रीजन की वजह से भी हो सकता है। दूसरा आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, कुछ सिम्टम जो न्यूरोलॉजिकल होते हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे कि आपका आ जाएगा हेडेक हो गया, कंफ्यूजन हो गया ना, हेडेक होना, कंफ्यूजन होना, अरिथमियाज, ठीक है, हेडेक, कंफ्यूजन, अरिथमियाज, ये भी आपको हो सकता है। एंड कार्डियक आउटपुट, सॉरी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में यहाँ पर हम देख रहे थे हेडेक होना, कंफ्यूजन होना, लेथार्जी होना और इवेंचुअली कोमा, राइट। न्यूरोलॉजिकल में क्या क्या इंक्लूड? आपको हेडेक होगा, कंफ्यूजन होगा, लेथार्जी मतलब आपको एकदम थकान महसूस होगी, और इवेंचुअली पेशेंट आपका कोमा में भी जा सकता है, राइट। अभी हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सिम्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर में क्या होगा? हाइपोटेंशन, आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, अरिथमियास आपको हो सकता है, इरेगुलर आपको हार्ट रिदम हो सकती है, एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और आपको कार्डियक आउटपुट भी इवन यहाँ पर आपका डिक्रीज हो सकता है। देन अनदर सिम्टम आ जाएगा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, आपके जीआई में आ जाएगा नोसिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। क्या हो जाएगा? नोसिया होगा, वोमिटिंग होगा और एब्डोमिनल पेन आपको यहाँ पर हो सकता है। अभी हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में, आप इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हो। तो एबीजी, जिसमें आप एबीजी कराओगे, आर्टेरियल ब्लड गैस, उसमें आप पीएच चेक करोगे, तो पीएच यहाँ पर आपका आएगा लेस देन 7.35 बाइकार्बोनेट एंड, है ना, बाइकार्बोनेट, और आपका पीएच आएगा एंड लो, पार्शियल बाइकार्बोनेट, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट भी आपका लो आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे कंपनसेट कर रही है उसको, कमी को उसको पूरा करने के लिए वो डीप ब्रीथ ले रही। फिर आप कराओगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में आप देखोगे पोटेशियम में भी एलिवेटेड ड्यू टू ट्रांससेल्युलर शिफ्ट। अब आपका पोटेशियम का जो लेवल है वो एलिवेटेड हो गया है, वो इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका जो है पोटेशियम वो आपका सेलुलर में शिफ्ट हो चुका है ना, ट्रांससेल्युलर स्पेस में शिफ्ट हो गया है, राइट। तो एक रीजन यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है। देन हम देखेंगे मेडिकल, हाँ, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीट अंडरलाइन कॉजेस, जैसा कि हम एक कंडीशन के हिसाब से पेशेंट के साइन सिम्टम हो गए, अंडरलाइन कॉजेस हो गए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रीट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा एड्रेसिंग द प्राइमरी रीजन फॉर द एसिडोसिस, है ना। ट्रीट अंडरलाइन कॉजेस में आ जाएगा एड्रेसिंग द प्राइमरी रीजन फॉर एसिडोसिस। प्राइमरी रीजन क्या है आपके एसिडोसिस का, उसका आपको ट्रीट करना है उसको। और देन फिर आप यहाँ पर देखोगे एडमिनिस्टर बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट आपकी बॉडी के अंदर डिक्रीज हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है, तो इन सीवियर केसेस बाइकार्बोनेट में बी गिवन टू करेक्ट द एसिडोसिस। तो आप बाइकार्बोनेट दे सकते हो जिससे कि आपका एसिडोसिस है वो करेक्ट हो सके, उसमें आपको करेक्शन हो।
फिर आप देखोगे इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन। इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन में भी आपको यहाँ पर पेशेंट को देना होगा एड्रेसिंग इम्बैलेंस स्पेशली पोटेशियम। इसका जो भी आपका इम्बैलेंस हो रहा है स्पेशली आपका पोटेशियम का होगा, तो आप पोटेशियम भी पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो बाय द आईवी। ओरल ओरल करेंगे और आरटीसी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। और फिर आप पोटेशियम आईवी भी दे सकते हैं, और वो भी आपको स्लोली इन्फ्यूजन रूम से इंसर्ट करना होता है। अभी हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। नाउ टॉक अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग का इसमें क्या रोल होगा, तो नर्सिंग को फर्स्ट वन क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइन। मॉनिटर करना है आपको वाइटल साइन, स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड पैटर्न। क्या क्या मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट हो गया आपका, डेप्थ हो गया और पैटर्न हो गया, वो आपको मॉनिटर करना है। फिर आप देखोगे फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में। फ्लूइड मैनेजमेंट आप सो यहाँ पर हमको मॉनिटर करना है वाइटल साइन, स्पेशली आपको क्या करना है, रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ एंड पैटर्न। क्या क्या मॉनिटर करना है, रेट, डेप्थ और पैटर्न। मींस आपका रेट कितना चल रहा है, डेप्थ आपका कितना है, सैलो ब्रीथ है आपका, डेप्थ ब्रीथ है, पैटर्न कैसा है, रेगुलर है, इरेगुलर है, राइट। तो वो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन से पेशेंट की चेस्ट को देख के, यदि आपके पास इस इक्विपमेंट है तो आप वहां से भी इसको मॉनिटर कर सकते हो, राइट। अभी हम बात करेंगे फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में। फ्लूइड को आपको क्या क्या मैनेज करना है, जैसे कि आपको इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन, आपका पेशेंट हाइड्रेटेड होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है। देन मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, 24 आवर में आपको इनटेक एंड आउटपुट आपको कंपलसरी मॉनिटर करना है, उसको पेशेंट को आपको सुपरविजन करना है। असिस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है उसमें भी आपको असिस करना है। उसमें आप क्या क्या देखोगे, चेंज इन मेंटल स्टेटस कैन इंडिकेट वर्सनिंग एसिडोसिस। मेंटल स्टेटस यदि पेशेंट का चेंज हुआ है तो वो खतरनाक कंडीशन का उसको एसिडोसिस हुआ है, कंडीशन ज़्यादा ही गंभीर है, राइट। तो उसको आपको पहले ही मैनेज करना है, कर लेना है, ताकि वो मेंटल स्टेटस तक न जा पाए, जैसे कंफ्यूजन हो गया ना, और भी लेथार्जी हो गया, तो इसको भी आपको मैनेज करना है। फिर पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को आप क्या एजुकेशन देखो, टीच अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एडेरेंस एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन। आपको मेडिकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है, मेडिकेशन आपको कितना लेना है, कब आपको लेना है, कैसे मेडिसिन को लेना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताना है। साथ ही साथ आपको डाइटरी और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी पेशेंट को बताना है कि भाई आप डाइट में क्या चीज़ ले सकते हो, क्या चीज़ आपके लिए कंडीशन के हिसाब से हेल्पफुल होगी, क्या नहीं, उसके बारे में भी आप पेशेंट को बता सकते हो। Then understanding the etiological, recognizing clinical manifestation and prompt intervention are crucial managing metabolic acidosis। अंडरलाइंग जो भी इटियोलॉजिकल कॉजेस है और क्लिनिकल जो भी कॉजेस है उनको आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और अंडरलाइंग जो कॉजेस है उसका ट्रीटमेंट करना, टोटल तरीके से हम इसको प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं आपके एसिडोसिस को इफेक्टिवली तरीके से। तो फर्स्ट वन आपका इंट्रोडक्शन जाएगा। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर समझा, आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर टू मच एसिड का प्रोडक्शन होना, टू मच आपके फ्लूइड के अंदर एसिड होना, एक्सेसिव अमाउंट में आपका एसिड होना, या तो फिर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उस रीजन की वजह से हो सकता है, अदर फिर इस रीजन की वजह से हो सकता है कि आपकी बॉडी से एसिड का एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा, मीन्स आपकी बॉडी से एसिड एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा। और इस रीजन में किसके बेसिस पे डिपेंड करता है, आपका बाइकार्बोनेट। तो आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, इस रीजन की वजह से ये हो सकता है। यदि हम कॉजेस की बात करें तो कॉजेस में आपका किडनी डिस्फंक्शन की वजह से हो सकता है, डायबिटिक की वजह से हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, और कोई आपने टॉक्सिक चीजें ली हो उसकी वजह से हो सकता है, एंड सीवियर डायरिया की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगा आपका रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, आपको डीप ब्रीथ होगी, पेशेंट को रैपिड ब्रीथ होगी, आप पेशेंट आपका न्यूरोलॉजिकल में आपका हेडेक हो गया, कंफ्यूजन हो गया, लिथार्जी हो गया, ये उसके सिम्टम होंगे। कार्डियोवेस्कुलर में आ जाएगा आपका हाइपोटेंशन, अरिथमियास एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, राइट। फिर आपका जीआई ट्रैक में आ जाएगा नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। क्या क्या होगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन आपको जीआई ट्रैक में हो सकता है। फिर डायग्नोस्टिक में आप यहाँ पर पेशेंट का एबीजी कराओगे, जिसमें आप देखोगे आपका एबीजी में बाइकार्बोनेट लेवल पीएच आएगा आपका लेस देन
7.35 बाइकार्बोनेट चेक करना है आपको, लो बाइकार्बोनेट एंड लो PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका लो आएगा, राइट। अब सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराओगे जिसमें आप एलिवेटेड देखोगे सोडियम को, राइट, क्योंकि ट्रांससेल्यूलर में वो शिफ्ट हो गया है। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको अंडरलाइन कॉजेस ट्रीटमेंट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, बाइकार्बोनेट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो इन सीवियर केसेस में, इलेक्ट्रोलाइट आपको करेक्शन करना है, स्पेशली आपका पोटेशियम। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, बाकी मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।